हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा करेंट अफेयर्स की टेस्ट प्रैक्टिस श्रृंखला का छठा वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियोज़ को देख लिया है और 1-2 दिन जो गैप हुए हैं वो थोड़े से समय अभाव के कारण हो गए हैं। तो फिलहाल इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग इस सेट के 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे हाल ही में प्रकाशित यूट्यूटेरिया करेंट अफेयर्स की बुक से लिए गए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस पीडीएफ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान क्षेत्र में अर्थात केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार की कई श्रेणियां होती है, उसी में से एक रसायन श्रेणी है, जिस श्रेणी के अंतर्गत 2020 का पुरस्कार जो है वो जीनोम एडिटिंग के लिए विशेष रूप से दिया गया है और दोनों महिलाओं को ही दिया गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही उत्तर जो है एमैनुअल चारपेंटियर हैं, जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, और जेनिफर ए डोडना हैं, जो कि अमेरिका से संबंधित है। इन दोनों को जीनोम एडिटिंग के लिए संयुक्त रूप से जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया, उस ब्रांड का नाम बताएं। आपको पता होना चाहिए कि भारत दूसरा सबसे बड़ा कपास का निर्यातक देश है, साथ ही साथ सबसे बड़ी मात्रा में कपास का उपभोग भी करता है। इस कारण से भारत में कपास को ब्रांडिंग करने के लिए इसे एक विशेष नाम कस्तूरी कपास नाम दिया गया है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ना है? तो ये एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के माध्यम से सभी पंचायतों को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह गुजरात राज्य में की गई है, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2020 में की गई। तो आपको ये याद रखना है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में जो है बिहार के संबंध में ऑप्टिकल फाइबर की घोषणा की थी। चौथे प्रश्न के लिए आते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आर्कटिक क्षेत्र में जैसे ही सफल परीक्षण की बात आती है तो सबसे पहले जो वहाँ पे अग्रणी देशों में रहता है वो रूस रहता है। तो जिरकॉन के जो है हाल ही में परीक्षण किया गया, जो कि एक प्रकार का एंटी जो है वो शिप मिसाइल है, जिसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नाम दिया गया है। इसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई? तो ये हाल की घटना है। अक्टूबर में बैठक की आयोजन की गई। यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं ये जरूर याद रखिएगा, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो चीन की विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध 4 देशों की एक समूह है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष जो है वो चुना गया है दिनेश कुमार खारा को। तो ये आगे 3 वर्षों तक जो है एसबीआई के अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे। तो इनका नाम याद रखिएगा, इसमें से टाइटल याद रखने से काफ़ी आसान हो जाता है। तो दिनेश कुमार खारा जो है वो स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नाम से तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया? तो भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड, साथ ही साथ केरल के सुरक्षा के लिए जो हितधारक कोस्ट गार्ड हैं या वहाँ पे जो सुरक्षा बल है, उसके साथ मिल करके एक नौसैनिक अभ्यास जो है वो भारत के तटीय क्षेत्रों में किया गया, ताकि भारत के तटीय सुरक्षा की जांच की जा सके और उसको और सुरक्षित बनाया जा सके। इसे सागर कवच नाम से जो है हाल ही में संचालित किया गया। तो इसे याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड, साथ ही केरल के तटीय सुरक्षा में लगे लोगों के साथ मिलकर के सागर कवच नाम से अभ्यास किया गया। आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, शेख सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के सुल्तान थे? तो अपने निधन के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे और ये कुवैत के प्रिंस थे। तो कुवैत के क्राउन प्रिंस जो है शेख सबा अहमद अल सबा, जिनका हाल ही में निधन हुआ,
और उसके लिए शोक संदेश भी प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया था ट्विटर के माध्यम से। इसके कारण ये चर्चा में भी रहे थे और इनसे प्रश्न भी आ सकता है। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान की शुरुआत की है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की स्थितियां हैं और चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहाँ की सरकार द्वारा कुछ महीने पहले लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों को जो है उसका जीर्ण शीर्ण अवस्था से बेहतर बनाने के लिए जो है और समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करने के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की? इससे कागज के प्रयोग पर नियंत्रण लग सकेगा तथा ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा मिल सकेगा। इसी के लिए ये विशेष पहल जो है इंडियन बैंक द्वारा किया गया है। इसे नाम दिया गया है IBE नोट। तो ये याद रख सकते हैं किस बैंक से संबंधित है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हुए हैं? तो आपको पता है कि यूरोपीय संघ जो है वो यूरोप के देशों का एक समूह है जिसमें ब्रिटेन भी सम्मिलित था। ब्रिटेन के हटने की घटना को ब्रेक्जिट नाम दिया गया था और इसके हटने के बाद अब सदस्य देशों की संख्या 28 से घटकर 27 हो गई है। इससे पहले 28 देशों का संघ जो है यूरोपीय संघ था, लेकिन ब्रिटेन के अलग होने के बाद ये 27 देशों का संघ हो गया है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। किस संस्था द्वारा हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया? तो युविका नामक यह कार्यक्रम जो है यह इसरो द्वारा शुरू किया गया। तो ये आप याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूक एवं जानकारी प्रदान करना है, ताकि इनके भविष्य में जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में सोच और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तो बढ़ते रेप की घटनाओं और महिलाओं को सुरक्षा देने एवं बच्चियों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह विशेष पहल जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके तहत यदि यह साबित हो जाता है कि यह रेपिस्ट है तो उसे 21 दिनों के अंदर ही फांसी दे दी जाएगी। यानी काफ़ी हाई स्पीड ढंग से इस रेप से संबंधित मामलों को सुलझाया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक ज़िले में एक अलग जो है स्पीड ट्रायल वाली जो है अदालत रखी जाएंगी। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसके लिए एक हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जो है एक सूची तैयार की गई कि किस राज्य में सबसे जल्दी लोगों को न्याय मिलता है और अधिक पारदर्शी न्याय मिलता है। इसको लेकर के जारी सूची में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान जो है वो महाराष्ट्र को मिला है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। इसके अलावा दूसरा स्थान सेकेंड पोजीशन केरल को दिया गया तथा तमिलनाडु को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो फिल्म निर्माता का नाम अगर बात करें तो फिल्म निर्माता के नाम है केजंग डी थोकडोंग, जिनको हाल ही में जो है अपने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। इन्हें अपनी पिक यानी फिल्म ची लूपो के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म में जो है मुख्य रूप से मधुमक्खी के शहद को इकट्ठा करने वाले कुछ जनजातीय समूह की कहानी को दिखाने के लिए यह शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर उन्हें पुरस्कार दिया गया है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया? ओफेक 16 जो जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ, यह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह एक प्रकार का जासूसी और सैन्य सुरक्षा से संबंधित उपग्रह है जिसे इजराइल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें कई नवीन तकनीकों का उपयोग किया गया है जिससे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को वो मजबूत करना चाहते हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो ये घोषणा जो है जर्मनी द्वारा की गई है, जिसमें उसने यह घोषित कर दिया है कि आने वाले समय में वह कोयला या परमाणु ऊर्जा किसी प्रकार के बिजली का जो निर्माण है वो इस प्रकार से कोयला और परमाणु से नहीं करेगा। अतः औद्योगिक देशों में जर्मनी वह पहला देश बन गया है जिसने इस प्रकार के प्रदूषण वाले ऊर्जा उपयोगों को पूरी तरह से नकारने का फैसला कर लिया है और ग्रीन एनर्जी को ही वह अपना एनर्जी का स्रोत बनाएगा। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई? तो यह घोषणा जो है बिहार में की गई है और बिहार में बड़ी संख्या में ठंडे के मौसम में जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। उन्हीं के लिए जो है संरक्षण और जागरूकता को ध्यान में रखते हुए इस उत्सव को मनाने की घोषणा की गई। आपको पता होना चाहिए कि नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो मौसम ठंड का मौसम होता है, इस दौरान बड़ी संख्या में बिहार के पूर्वी भाग में प्रवासी पक्षी आते हैं और यहाँ निवास करते हैं। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो जल दक्षता को लेकर के हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक सूची जारी की गई। इस सूची के तहत जल को संरक्षण प्रदान करने एवं उसके जल के उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए यह सूची तैयार की गई थी, जिसमें पहला स्थान गुजरात राज्य को मिला है। तो जल दक्षता के लिए तैयार की गई जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो रोजगार को बढ़ावा देने एवं रोजगार तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है रोजगार संगी। इस ऐप के माध्यम से न केवल रोजगार को खोजा जा सकता है बल्कि अपने सीवी को अपलोड करके अपने अनुसार रोजगार की मांग की जा सकती है। यह ऐप जो है वह विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इंदिरा गांधी ज्योति योजना हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, जो अपने तरह की एक अनोखी पहल है। इस पहल के माध्यम से जहां एक तरफ बिजली के उत्पादन में संरक्षण को बढ़ावा मिल सकेगा यानी दक्षता को बढ़ावा मिल सकेगा, वहीं अधिक से अधिक लोगों तक बिजली को पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप 100 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं एक महीने में, तो आपको मात्र 100 रुपये ही देने होंगे। इससे लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो कम यूनिट बिजली खर्च करें और बिजली की बचत संभव हो सके। साथ ही इसमें ये भी रूल कहा गया है कि अगर आप 100 से 150 यूनिट तक खर्च करते हैं तो आपको जो है लगभग 400 रुपये देने होंगे, और अगर आप 150 से अधिक खर्च करते हैं तो आपका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जिससे लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है तथा ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखा जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे से निपटने की समस्या को दूर करने के लिए उससे बिजली उत्पादन करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? तो आपको पता है कि वेस्ट टू एनर्जी अर्थात कचरे से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया संभव होती है। यह प्रक्रिया निर्माण वाली जो है यह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि वह वेस्ट से एनर्जी का निर्माण करेगा। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया है? तो ई चार्जिंग प्लाजा ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यानी ई जो वाहन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग प्लाजा की स्थापना जो है वो नई दिल्ली में की गई है, जो जुलाई 2020 में की गई थी। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम में से एक है यूएस ओपन। उस यूएस ओपन में महिला विजेता कौन रही? तो एकल महिला विजेता जो है नाओमी ओसाका रही, जो जापान से संबंधित हैं। तो कई बार इनके देश से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने ओजरेंका को हराया, जो बेलारूस की खिलाड़ी है।
इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि पुरुष विजेता जो है और US ओपन में डोमिनिक थिएम रहे, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा, कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो आपको पता है कि भारत में तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, जिसमें पहला तेजस लखनऊ से दिल्ली और दूसरा अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया गया। वहीं अभी तीसरी तेजस एक्सप्रेस की जो शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत इंदौर से वाराणसी के बीच की गई है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी द्वारा सरकार के किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? आपको पता है कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने से पहले वो सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य कर चुके थे। तो हाल ही में उनके निधन के बाद ये काफ़ी चर्चित रहा और वो रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे, जबकि उन्होंने गृह मंत्री के पद पर कार्य नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो गृह मंत्री हो जाएगा। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक काफ़ी चर्चित रही। यह एक बायोग्राफी है जो कि AR रहमान की बायोग्राफी है, जो एक प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इस पुस्तक की रचना कृष्णा त्रिलोक द्वारा की गई है। तो नोट्स ऑफ ए ड्रीम बायोग्राफी ऑफ AR रहमान कृष्णा त्रिलोक द्वारा लिखी गई है। 28वें प्रश्न की ओर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था एवं व्यक्तिगत रूप दोनों में अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से यह कुमार मूनन सिंह को दिया गया है, तो इसे याद रखेंगे। इसके अलावा संस्थागत रूप से यह उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन को दिया गया है। 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई और इसके बाद कुल 34 व्यक्ति जो है वो न्यायाधीश के पद पर बनते हैं, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश? तो अतिरिक्त 33 न्यायाधीश होंगे और मुख्य न्यायाधीश को अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो कुल 34 न्यायाधीश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में होंगे। 30वें प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत में एलिफेंट रिजर्व बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। इसे लमेरु एलिफेंट रिजर्व के नाम से जानते हैं। यह छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो काफ़ी चर्चित रही थी क्योंकि यह पूरी तरह से भारत में निर्मित थी और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी जिसमें अलग से इंजन नहीं लगा हुआ है। यह रेलगाड़ी दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं। 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड दिया गया? आपको यहाँ ध्यान रखना है ये 2019 की है, क्योंकि ये चूँकि भारत से रिलेटेड है तो 2019 होने के बावजूद भी इसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। इस फिल्म का नाम है पीरियड, एंड को हटा दीजिएगा, यहाँ एंड नहीं इंड है, पीरियड इंड द सेंटेंस। तो पीरियड इंड द सेंटेंस, इंड ऑफ सेंटेंस जो है यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एक, जिसमें महिलाओं के पीरियड्स को लेकर के जो है चर्चा की गई है, जिसमें लखनऊ यानी यूपी की कहानी को दर्शाया गया है। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भारत के जैविक बाजार को उजागर करने एवं भारत के जैविक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए इसका महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। तो इसे याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? तो पंच के तहत जो अध्ययन की जाएगी वो सूर्य के कोरोना का किया जाएगा। आपको पता है कि सूर्य के बाहर के आभा मंडल में कोरोना नाम दिया गया है। इस कोरोना की जांच करने एवं सोलर विंड के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नासा द्वारा
पंच मिशन की घोषणा की गई है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न। हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सुनील शेट्टी को सम्मानित किया गया है। सुनील शेट्टी द्वारा कोविड-19 के दौर में लोगों की मदद करने एवं उनके समाज कल्याण के कार्यों के लिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? आपको पता है कि SO2 एक प्रदूषक गैस है और कोयले के प्रयोग एवं मानव के द्वारा प्रदूषण के कारण यह निकलता है। हाल ही में ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन भारत द्वारा किया जा रहा है, जो विश्व का 15% से अधिक है। इसके अलावा रूस को इसमें दूसरा स्थान एवं चीन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको पता है कि यह जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके अभी अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसे याद रखेंगे। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं। इसका मूल कार्य कैग के रिपोर्टों की जांच करना होता है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में यह परीक्षण जो है वो रूस द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है साइबेरिया क्षेत्र में जो बिजली की आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना। इसके लिए उसने तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह भारत के लिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत की GS लक्ष्मी को जो है ICC मैच रेफरी के पैनल में शामिल कर लिया गया है। अब वह ICC के मैचों में रेफरी के पद पर कार्य करेंगी और यह भारत के लिए गर्व की बात होगा क्योंकि वह पहली महिला है जिन्हें ICC के रेफरी पैनल में शामिल किया गया है। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय थीम क्या था? तो आपको पता है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस बार विज्ञान दिवस का मुख्य थीम था वुमेन एंड साइंस। तो ये चूँकि महिला सशक्तिकरण और साइंस के विकास दोनों को जोड़ करके वुमेन इन साइंस थीम तैयार किया गया था। 41वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के किस मेट्रो ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो पूरी तरह से सौर पर संचालित होने वाले एक मेट्रो को चलाने का कार्य जो है वो भारत के दिल्ली मेट्रो द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो है वो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो इन्हें आप प्रश्न के रूप में ध्यान रख सकते हैं। ये आपके क्षेत्रीय एग्जाम से लेकर के राष्ट्रीय एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 43वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? आपको पता है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम पर आधारित श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत जो है वस्त्रल में किया गया। वस्त्रल जो है वो गुजरात में स्थित है। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने $450 मिलियन का ऋण दिया है? इस तरह के ऋण समझौतों से संबंधित प्रश्न जो है BPSC या वही PCS स्तर के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो $450 मिलियन का ऋण समझौता जो है यह विश्व बैंक के साथ किया गया है। इस समझौते के तहत भूजल के घटते स्तर पर रोक लगाने एवं उसमें सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। 45वें प्रश्न की ओर आते हैं। 45वां हमारा प्रश्न है। किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारतीय फिल्म क्षेत्र में एक बेहतरीन योगदान देने के लिए भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को जो है फिल्म में अपने विशेष योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मनोज कुमार।
आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है, लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लेट मी से इट नाउ पुस्तक जो है ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है राकेश मारिया। तो राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। 47वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ यानी एनर्जी नेचुरल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया? तो ऊर्जा तटस्थ या रेलवे स्टेशनों का संचालन करने वाला देश का पहला जोन जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे बना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे है। इसमें लगभग 13 स्टेशन शामिल हैं। 48वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो एकल मुक्त हवाई अड्डा जो है बना है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हनी को बढ़ावा देने के लिए 5 राज्यों में जो है इस तरह की पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया। इसमें 5 राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा मैं बता दूं कि बिहार में और सभी जगहों में एक एक ज़िले को चिन्हित किया गया है। बिहार में पूर्वी चंपारण को चिन्हित किया गया है। 50वें प्रश्न की ओर आते हैं। USA एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो USA के एक जांच सर्वे यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो पाकिस्तान के लाहौर शहर को घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत के नई दिल्ली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा काठमांडू नेपाल को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस 50 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और इस PDF को आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करते हुए इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाले परीक्षाओं के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप एडुटेरिया से जुड़ करके काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। धन्यवाद।